वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, और इसके अंतर्गत हमने क्षण चुंबकीय अक्षीय रेखा पे तीव्रता को ज्ञात कर लिया था। आज अपने इसी कड़ी में बात करने वाले हैं क्षण चुंबकीय निरक्षीय रेखा पे तीव्रता का मान कितना होगा। और निरक्षीय रेखा को बच्चों विषुवतीय रेखा भी बोला जाता है, तो विषुवतीय रेखा के नाम से भी एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास पहले लेसन में भी है कि विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। कहाँ? द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पे और द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पे। और विषुवतीय रेखा का मतलब क्या होगा? निरक्षीय रेखा पे। ये निरक्षीय रेखा होती क्या है? जैसे अपने पास ये क्षण चुंबक है, ये एन सिरा मान लिया, ये एस मान लिया, तो दोनों सिरों को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है क्षितिज रेखा, ये तो होती है इसकी अक्षीय रेखा। और इस अक्षीय रेखा के ठीक लंबवत और चुंबक के बिल्कुल मध्य बिंदु से ये जो गुजरने वाली रेखा होती है वो निरक्षीय यानी कि विषुवतीय रेखा होती है। तो आज अपने इसी लंबवत गुजरने वाली रेखा के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। उसके लिए बच्चों अपने पास एक चुंबकीय क्षण चुंबक है या चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हो आप, इस प्रकार से सपोज दैट कि अपने पास एक क्षण चुंबक होगा और इस क्षण चुंबक का ये सिरा मैंने एन बोल दिया, ये सिरा मैंने एस बोल दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। और इस क्षण चुंबक की प्रभावी लंबाई अपने 2L मान लेंगे या 2A मान लेंगे, जो भी अच्छा लगे अपने को। L ये बन जाएगी आधी दूरी और L ये बन जाएगी। और निरक्षीय रेखा की बात करें तो बच्चों ये हो जाएगी निरक्षीय रेखा। अब इस निरक्षीय रेखा पर यहाँ पे कोई भी पॉइंट P ले लेंगे। इस P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले मान लिया कि ये क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पे है। कोई भी पॉइंट यदि क्षण चुंबक से निश्चित दूरी पे रखा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से हमें दूरी मापनी होती है। जिस प्रकार से किसी वृत्त से और किसी पॉइंट की यदि दूरी हमें ज्ञात करनी पड़े तो वो दूरी हमेशा वृत्त के केंद्र बिंदु से मापी जाती है, न कि उसकी परिधि से। ठीक ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे होता है कि क्षण चुंबक से यदि किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करते हो तो हमेशा क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से मापी जाती है। ओके, तो इसके मध्य बिंदु से यानी कि क्षण चुंबक से दूरी है वो कितनी मान ली हमने? स्मॉल r मान ली। अब आप इस P पॉइंट को जहाँ पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है N और S से मिला दो, ऐसे मिला दिया। ये इनकी अक्षीय रेखा है, किसकी? क्षण चुंबक की। सपोज दैट ये जो रेखा है वो थीटा कोण पे है, तो भाई ये भी थीटा कोण पे होगी। यहाँ पे ये एन पॉइंट है, ये भी थीटा कोण पे होगी। ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इस P पॉइंट पर यदि आपको तीव्रता ज्ञात करनी पड़े तो यहाँ पे तीव्रताएं बच्चों दो होंगी। एक तो N ध्रुव के कारण होगी और एक S ध्रुव के कारण होगी। और दोनों के कारण जब आप तीव्रता ज्ञात करोगे, तीव्रता की दिशा ज्ञात करोगे, तो फाइनली आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले अपने क्या देखते हैं कि N ध्रुव के कारण एक पॉइंट है P, ये निश्चित दूरी समझ लो, जिसको हमें आगे ज्ञात तो करना ही पड़ेगा। ये दूरी बच्चों कितनी आएगी? ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज, यहाँ पे सेंटर पॉइंट ओ लिख दिया मैंने, ये त्रिभुज है ना ONP। इस त्रिभुज में जब आप देखोगे तो ये आपको कर्ण दिखाई देगा, कोण के सामने ये अभिलंब नजर आएगा और ये आधार नजर आएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी निकल जाती है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट निकल जाती है। तो ये बच्चों डिस्टेंस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, तो ये डिस्टेंस मिलेगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और उसका रूट, और इतनी ही वैल्यू ये मिल जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और उसका रूट मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे? अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले अपने क्या करेंगे, P पॉइंट पर N और S के कारण तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, N ध्रुव के कारण P पर तीव्रता B1 मान लो। तीव्रता का सूत्र क्या होता है? एकल ध्रुव के कारण मैंने आपको बताया था तीव्रता का सूत्र क्या होता है, μ0/4 पाई m अपॉन में R स्क्वायर। एकल ध्रुव के कारण होता है, यहाँ पे m क्या है? m यहाँ पे ध्रुव प्रबलता हो गया।
तो यहाँ से क्या करोगे, b1 हो गया म्यू नोट अपॉन 4 स्मॉल m अपॉन में दूरी का स्क्वायर, दूरी कहाँ किसकी, n से p की, ये तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट है और इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों दूरी बचेगी l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ गई। s ध्रुव के कारण p पे तीव्रता, s ध्रुव के कारण p पर तीव्रता, ये कितना बन जाएगा, इसको आप b2 नाम दे दो, म्यू नोट अपॉन 4 फॉर्मूला तो यही होता है एकल ध्रुव के कारण, इस बार s ध्रुव हो गया और दूरी भी उतनी ही है, यानी कि दोनों समीकरण है वो समान प्राप्त होंगे हमें। समीकरण नंबर आ गई 2। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि b1 और b2 परिमाण में समान है, ठीक है। तो अब इसको दिशात्मक रूप से देखते हैं कि दिशा इनकी कहाँ जाएंगी। एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो n ध्रुव है, n ध्रुव के कारण विद्युत चुंबकीय बल रेखा है वो बाहर निकलती है इस प्रकार से। तो n के कारण p पे तीव्रता की जो दिशा देखोगे ना तो वह n से हमें बाहर की ओर मिलेगी, यानी कि तीव्रता की डायरेक्शन ये मिलेगी। और n के कारण हमने तीव्रता मानी कितनी है, b1 मानी है, तो ये b1 की डायरेक्शन आ जाएगी। s के कारण तीव्रता की डायरेक्शन बच्चों कहाँ आएगी, s ध्रुव की ओर बल रेखाएं आती हैं, तो s ध्रुव के कारण इस प्रकार से तीव्रता की डायरेक्शन आएगी, यानी कि ये s की ओर होगी। और इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको बच्चों हमने b2 नाम दिया था, s के कारण b2 और n के कारण b1। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि P पॉइंट पे b1 और b2 दोनों अलग अलग दिशा में, परिमाण में समान जरूर है लेकिन दिशा में अलग अलग है। तो दिशा में अलग अलग है तो अब आप क्या करोगे, आपको तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। अब परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात होगी, परिणामी तीव्रता बच्चों हमें इनको घटकों में वियोजित करना पड़ेगा, उसको फिर दोनों की तीव्रताओं को या तो विपरीत डायरेक्शन में प्राप्त करो या सेम डायरेक्शन में प्राप्त करो। यदि ये विपरीत डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों का घटाव से मान निकल जाएगा, और सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो दोनों के संयोजन से मान निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको करते हैं घटकों में वियोजित। तो b1 को घटकों में तोड़ते हैं, तो b1 के लिए एक घटक तो बच्चों ये बन जाएगा और दूसरा घटक ये बन जाएगा। ओके, अब ये एंगल यदि थीटा है तो बच्चों ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ये दोनों संगत कोण होंगे, ये थीटा एंगल होगा। तो b1 है वो इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये घटक b1 के लिए कोस थीटा का घटक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b1 कोस थीटा। तो बच्चों ये बचेगा b1 का कौन सा घटक है, साइन थीटा का घटक। ओके, अब b2 को घटकों में तोड़ो, b2 इस डायरेक्शन में है तो दो घटक, एक तो ये बन जाएगा और एक बच्चों ये नीचे की ओर इस प्रकार से बन जाएगा ऐसे। तो ये दो घटक हो गए b2 के लिए। अब ये एंगल यदि थीटा है तो बच्चों ये एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, जेड की आकृति में बनने वाले कोण है। अब क्या होगा कि b2 है वो इस कंपोनेंट के साथ कोण बनाता है, तो ये कंपोनेंट b2 के लिए कौन सा होगा, कोस थीटा का होगा। तो बच्चों ये तो बन जाएगा b2 कोस थीटा, और ये कंपोनेंट साइन का होगा, तो ये बच्चों बन जाएगा b2 साइन थीटा। अब क्या देख रहे हो आप कि P पॉइंट पर तीव्रता की तीन दिशाएं आ गई हैं। तीव्रता का कुछ भाग b1 साइन थीटा ऊपर की ओर है, कुछ भाग नीचे की ओर है और कुछ भाग है वो इधर है। तीन दिशाएं हो गई तीव्रता की, एक तो ये डायरेक्शन, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। लेकिन ऊपर है b1 साइन थीटा और नीचे है b2 साइन थीटा, यानी कि b1 और b2 तो समान है और दोनों ही समान राशियों को समान राशि से गुणा करते हैं साइन थीटा से। इसका मतलब b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा आपस में बराबर हो गए, परिमाण में बराबर हो गए और विपरीत दिशा में हो गए, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर डायरेक्शन दे रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो परिणामी तीव्रता बच्चों इस दिशा में बचेगी। और कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं, ये दोनों ही एक ही दिशा में हैं, तो इस P पॉइंट पर ये दोनों ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल हो गए, इधर वाले दो कंपोनेंट है वो शेष बच गए और वो भी दोनों एक ही दिशा में हैं। तो P पॉइंट पे परिणामी तीव्रता इन दोनों के योग से निकल जाएगी और तीव्रता की डायरेक्शन बच्चों ये बचेगी। तो चित्रानुसार परिणामी तीव्रता आप देख पाओगे, चित्रानुसार परिणामी तीव्रता कितनी बन जाएगी जी, B बराबर क्या आएगा, b1 कोस थीटा प्लस b2 कोस थीटा। B इज इक्वल क्या आ जाएगा, b1 और b2 परिमाण में समान है, इसको आप ऐसा कह सकते हो
2b1, मैंने b2 को भी b1 लिख दिया, लिख सकते हैं कि वो दोनों बराबर है b1 और b2, तो 2b1 cos थीटा। अब आप यहाँ से क्या करोगे, b1 की वैल्यू पुट कर दो, ये रही b1 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई स्मॉल m बटे में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में बच्चों क्या है, कोस थीटा है। ये हो गया जी b का मान, किसका मान आया, b का मान आया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोस थीटा का मान कितना और कैसे निकल जाएगा, ये त्रिभुज देख लो आप ONP, इस त्रिभुज में आपको थीटा एंगल नजर आ रहा है, चाहो तो आप ये इधर वाला त्रिभुज ले सकते हो क्योंकि इसमें भी थीटा ही एंगल है। आप इस त्रिभुज की बात करोगे ONP की, तो त्रिभुज यहाँ पे कौन सा लगा देंगे, ONP में क्या करना है, कोस थीटा का सूत्र लगाना है। तो कोस बराबर लाल बटे काका से क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बच्चों O से लेके N तक होगा जिसकी लंबाई L हो जाएगी, तो ये तो बन जाएगा L बटे में कर्ण, कर्ण होगा बच्चों ये रूट वाली पूरी वैल्यू, तो कर्ण में आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कंप्लीट का रूट। ये अपने पास समीकरण नंबर 3 थी, और ये हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी समीकरण नंबर 4 में। अब आप क्या करोगे, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर दोगे, तो आप क्या देख पाओगे कि b बराबर कितना बनता है, b बराबर बनता है 2 से 4 कैंसिल हो गया, या फिर कैंसिल मत आगे काम देगा ये 2, तो ये बन जाएगा 2 म्यू नोट स्मॉल m बटे 4 पाई, और यहाँ पे मैं कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ L बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट है, तो मैं इसकी घात 1/2 लगा देता हूँ, साथ में एक घात और है, गुणा में आएंगे तो गुणा में घात जुड़ती है, तो एक घात और आधी घात, कुल घात बच्चों 3/2 बन जाएगी। कितनी घात बन जाएंगी, 3/2 घात बन जाएंगी। इतना मान निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू पुट की है L बटे में इतना, और ये जो बटा वाली राशि L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ भी L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात आधी है, तो एक और आधी घात कितनी बन जाती है, 1.5 यानी कि 3/2 बन जाती है। अब आप यहाँ से क्या करोगे कि क्षण चुंबक यानी कि द्विध्रुव की एक विशेष कंडीशन होती है कि उनके ध्रुवों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है। ये जो दूरी आपने L2L ली है ना, इसका मान इस R की तुलना में बहुत कम होगा, तो ये द्विध्रुव बनेगा, यानी कि L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r होगा। तो यहाँ पे आप ये बात कहोगे, यदि L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r हो तो क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर का मान अप्रोक्सीमेट 0 होगा। अब आप फाइनल b का मान निकाल दो, 2 म्यू नोट m अपॉन में 4 पाई L बटे में L का मान तो ये 0 हो गया, R की घात स्क्वायर है, फिर 3/2 है, तो 2 से बटा वाली 2 कैंसिल हो जाएगी बच्चों, R की घात केवल कितनी बचेगी, 3 बचेगी। अब आप इसको देखो, 2ml क्या होता है, कैपिटल M होता है। कैपिटल M बोले तो चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण। क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, कि किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावी लंबाई, यानी कि m × 2l को आप क्या कहोगे, कैपिटल M कहोगे। अब इस कैपिटल M की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, कैपिटल M की डायरेक्शन चुंबक के अंदर क्या होती है, चुंबक के अंदर कैपिटल M की डायरेक्शन S से N की ओर होती है। चुंबक के अंदर कहाँ होती है, S से N की ओर होती है। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो m स्मॉल m × 2l है, स्मॉल m × 2l, एक तो ये राशि, एक 2 और एक ये, इसके स्थान पे आप क्या लिखोगे, कैपिटल M लिख दोगे, तो b बराबर क्या बन जाता है, म्यू नोट कैपिटल M बटे 4 पाई r³, और ये समीकरण नंबर 5 परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। अब ये तो बच्चों बात हो गई किसकी, परिमाण की। यदि मैं बात करूं सदिश रूप की, तो सदिश रूप में आप क्या देख पाओगे कि भाई तीव्रता की जो दिशा है, सदिश रूप में क्या देखते हो कि तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो बच्चों इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और कैपिटल M की डायरेक्शन है वो इसकी ऑपोजिट है, यानी कि कैपिटल M और B की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे निरक्ष के ऊपर एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यदि मैं यहाँ पे सदिश रूप में लेना चाहूँ तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई कैपिटल M बटा r³,
यहाँ मैं सैद्धांतिक रूप यदि लगा दूंगा तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस इस बात को बताता है कि एम और बी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसका सैद्धांतिक रूप फाइनली निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना कैपिटल एम की जो डायरेक्शन होती है चुंबक के अंदर वो एस से एन की ओर होती है, और उसके आधार पे आप चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये था बच्चों अपने पास किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के लिए यानी कि छड़ चुंबकीय विषुवतीय अर्थात निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना का क्वेश्चन। ओके, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल अपने लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।